क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, फिर भी थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पे बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद जो ऊब पैदा होती है वो हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भागा दौड़ी करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। आप अगर देखिए तो ये बात अपने आप में विरोधाभास है। वही प्राकृतिक रूप से तो होना ऐसा चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसलिए उसे खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठा हुआ होता है तो वो अपने शरीर को आराम दे रहा है, तो उसे थकावट क्यों महसूस होती है खाली बैठने में? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकाने से मन नहीं थकता। अगर आपका मन थक जाता है तो फिर आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, जो तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध आम्र वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग बुद्ध के पास अपनी चिंताओं और दुखों का समाधान खोजने आते थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध आम्र वन में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी 22-23 साल के लड़के को लेकर बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और सुहाना मौसम था। जंगल में से भांत भांत के पशु पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी के आने का कारण पूछा। इस पर वो आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है। ये हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। भला इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वो अपने दिमाग में तनाव लेता है, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे उनके तनाव का मतलब समझ में ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं है कि तनाव होता क्या है और उसे उसके दिमाग से कैसे निकाला जाए। उसके लिए मुझे सबसे पहले यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। ये सुनकर बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं। उसकी आंखों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, फिर उसके हाथ की नब्ज़ को भी देखते हैं। ये सब विधियां करने के बाद बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन वहीं इंसान तनाव को समझ लेता है। तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वो कितने तनाव में है, तो वो उस समस्या का समाधान भी हो सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच होगी, हम उतनी निद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहते हैं। कोई खेलने के बाद आदमी चुस्ती महसूस क्यों करता है?
हालांकि उसने अपने शरीर को तो थकाया, लेकिन समझने की बात यह होती है कि खेलते समय मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वह कार्य तो करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और फिर तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही नहीं हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी पैदा ही नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उनमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान का कभी एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है। इसलिए वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल 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 घूमता रहता है। इसलिए इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है। जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह आदमी वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहेगा और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा और उसका मन भविष्य में होगा। और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो युवक पूछता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना तो भी एक महत्वाकांक्षा होती है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है। समस्या पैदा जब होती है जब पूरा का पूरा ध्यान हम उस लक्ष्य पर लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। लक्ष्य बनाइए, उनके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन इसके साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि अभी आप वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, जो कि था ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा कि जब आदमी ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण हो जाता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है, मतलब मन का घाव होता है। शारीरिक घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को कभी भी दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षा रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, जिस तरह का मैं चाहता हूँ उस तरह का जीवन जिए। और आदमी जब किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही वह अपने लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए, अगर वही बेटा अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वो नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो उसके पिता को तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा कि अरुचि कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, तो उस काम से हमें अपना मन नहीं लगा पाएंगे हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से ये भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा, शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन उस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार पनपते हैं और वहां तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वो आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि ये बातें ख्याल रखने की होती हैं कि हमारा जीवन दुखों का आगार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, वैसे वैसे दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आती है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। किसी में समय से पहले आती हैं तो किसी में बाद में आती हैं।
जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो वह अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचकर तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त न देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वो उस पर बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो वो तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। आदमी को कोई योजना बनाते समय उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर ये योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा, और इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए संपूर्ण वक्त देना, संपूर्ण समय देना, ताकि भविष्य में उस काम के प्रति तनाव पैदा ही नहीं हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वो होता है ज़्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है, और इसको दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर आदमी ने बुद्ध से हाथ जोड़कर पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 23 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वो इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त रहने का एक आसान सा मंत्र बता दें, जिससे आदमी उस मंत्र का पालन भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो तुम एक काम करो, एक बार में एक ही काम करने पर ध्यान लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो बस एक काम को एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है और जब याद आए तो वापस उसी काम पर लगा दो। और ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो अपना ध्यान खाना खाने पर ही केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर ही रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक साथ में 2-2, 3-3, 4-4 काम एक साथ में करते हैं। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविज़न भी देखता रहता है और फ़ोन पर बातें भी करता रहता है, और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में रहता हूँ। जब 3-3 काम एक साथ करेगा आदमी तो तनाव पैदा होना तो लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से ध्यान 2 चीज़ों पर कभी नहीं लग सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगा पाएँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते चलें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।